अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए चलते हैं अब्दुल कुद्दूस साहब के घर। मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी अल्लाह। मामू, ये सारी हल्दी खत्म कर दी है आपने? मैंने खत्म की है? आप ही ने पी पी के खत्म की है। ओ मैंने कब पी है भाई? मैंने एक दो मरतबा दूध में डाली है बस। अभी एक हफ्ते पहले बेगम साहब ग्रॉसरी लेकर आई हैं, ये डब्बा भरा हुआ था तो एक दो दफा पीने से ही खत्म हो गया। तो मुझे क्यों कह रहे हो? आप ही को कहने ना, आप ही ने दूध में डाल डाल के हल्दी पी है। अभी मैं हंडिया पकाने के लिए परेशान हूँ। बेगम साहबा और साहब जी आ गए तो उन्होंने नाराज होने का अभी तक हंडिया क्यों नहीं पकाई। आओ, ये सारा मलबा मुझ पे क्यों डाल रहे हो? मामू, किचन में या आप होते हैं या मैं होता हूँ, तीसरा बंदा नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने दूध में हल्दी डाल डाल के पी है। ओ भाई, थोड़ी थोड़ी डाल के पी है मैंने, कोई चमच भर भर के नहीं हल्दी डाली। ये डब्बे ऐसे ही खाली हो जाते हैं ना, आपने हल्दी छोड़ी है ना फ्रिज में दूध। ओए, क्यों शोर मचा रहे हो? और साहब जी, मैंने हंडिया पकानी है और हल्दी है नहीं। कहाँ गई हल्दी? और जनाब, ये दूध में डाल डाल के पीते रहे हैं। क्यों मामू? ओ बांजे, मेरे घुटने पे चोट लग गई थी, मैंने एक दो मरतबा दूध में डाल के पी है बस। अल्लाह खैर करे, कैसे चोट लग गई थी? बाउंड्री से कैच पकड़ रहे थे? बेटा, मैं गेट पे स्लिप हो गया था बाहर। मामू, अपने गेट पे स्लिप हुए थे या आंटी जुबैदा के गेट पे स्लिप हुए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। नहीं तो आप गुस्से में क्यों आ रहे हैं? कोई बात है? ओ कोई भी नहीं भांजे, बात वैसे ही मैं स्लिप हो गया था, इसलिए मेरे बड़ी पेन हो रही थी। मैंने एक दो मरतबा दूध में डाल के हल्दी पी तो कह रहा खत्म हो गई। सही बात बताओ शरफू। साहब जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो आंटी जुबैदा की नुकरानी है ना, मामू ने उससे कहा कि जो तुमने ईद वाले दिन सूट पहना ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा तो फिर मामू कहने के ज्यादातर तुम वही सूट पहना करो। बस उसने गली से ईंट उठाई है और मामे के गोडे पे दे मारी। ओ मेरा रांझा मामू, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात अब शिकायत आएगी पापा के पास। ऐसी बात नहीं बेटे, लम आएगा घर में। और नहीं 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 बेटा, उसने ईंट मुझको नहीं मारी, उसने तो रास्ते से हटाने के लिए ईंट दूर फेंकी, लेकिन मैं उधर से चल पड़ा, वो मेरे घुटने पे आके लग गई। आपकी उस टांग पे लगी है जो आपने उसका रास्ता रोकने के लिए आगे की थी। और नहीं बेटा, ये इस कमबख्त ने ऐसे ही बात बना ली, बताते कि उन्हें सही बात। एक मिनट भांजे को साहब जी, मामू के तो रोजाना मोहल्ले में इसी तरह के किस्से होते हैं। आप ये बताएं, मैं हल्दी का क्या करूं? यार इधर आओ, ये लो तुम 500 रुपया और हल्दी लेके आओ। अम्मी अबू ने घर आना है, उससे पहले पहले हंडिया तैयार करो। जी बेहतर जी। जल्दी करो जरा। हाय मामू, सोचिए जब अब्बू को पता चलेगा तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। बकवास ना करो, अगर भाईजान को तुमने बताया ना तो मैं जिंदगी भर आपसे नहीं बोलूंगा। ये तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? मामू, मैं और पिंकी कल जा रहे हैं स्कर्दू, इस वास्ते गाड़ी के टायर और इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाने लगा हूँ। अकेले पहाड़ों पर जा रहे हैं? मामू अकेले कहाँ, वहां पे और लोग भी तो होंगे। बेटे, आपके साथ भी कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए, बल्कि मैं आपके साथ जाऊंगा। हैंड्स अप! कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब्बू, मैं और पिंकी कल स्कर्दू जा रहे थे तो इस वास्ते मैं गाड़ी के टायर चेंज करवाने लगा। कर दूं? बर्फानी इलाके में, वो भी मेरे बगैर? मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे बहुत शौक है बर्फानी रीछ का शिकार करने का। ओ अंकल दुरानी, कहीं हमारी पालतू बिल्ली ना मार देना। ओ, रीछ तो इधर है। अब्बू, ये बर्फानी नहीं, आवारा है। कोई बात नहीं बेटा, 200 रुपए की बर्फ लेके आओ, इसके आसपास फेंको, मैं आज इसका शिकार करूंगा। अंकल, मैं अब्दुल सलाम हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी जी, मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। कहाँ है अब्दुल कदूस? अब्बू, मम्मी पापा बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आप चाय पियेंगे? चाय तो मैंने छोड़ दी है, अब सिर्फ शिकार करता हूं मैं, शिकार। अच्छा, तो तुम लोग स्कर्दू जा रहे हो? जी पापा, हम स्कर्दू जा रहे हैं। जाओ। अस्सलाम वालेकुम पापा, वालेकुम आप बताएं कि आप कब आए हैं? मैं अभी आऊं। जाओ बेटा, स्कर्दू जाओ, अच्छी जगह है। अब्बू, आप स्कर्दू गए हुए हैं? वंस अपॉन ए टाइम।
नथिया गली में मैं घूम रहा था अकेला, अपने ख्यालों में एक खतरनाक बंदर नजर आया मुझे। मैंने उसका पीछा किया। अच्छा। उस बंदर का पीछा करते करते मैं सकरदू पहुंचा। जब उस बंदर के कबीले में गया तो उनकी कोई शादी चल रही थी। आखिर मेरे में भी दिल है, मैंने सोचा किसी के रंग में भंग जरूर डालना है। समझ रहे हो ना भंग पीने वाले खोते। मैंने वहीं से टर्न ली और जो मेरी बंदूक में गोली थी वो मैंने दरिया में ट्रॉट को मारी और वो ट्रॉट पकड़ के मैं घर आ गया। लो मामा पापा भी आ गए। जनाब क्या हाल है जी? कहाँ फजूल फिरते रहते हो कुदूस? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठकर। ओ चलो कोई बात नहीं, तुमने कौन सा जाके बेकरी खोलनी होती। सुनाओ ठीक हो? A1 फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। गुड 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 गुड। ले अब्बू मैं गाड़ी का जरा ऑयल चेंज करवाऊं। मैं और पिंकी कल स्कर्दू जा रहे हैं, गाड़ी रास्ते में तंग ना करे। क्या? ओह, इतनी दूर? तुम दोनों अकेले? नहीं, मैं साथ जाऊंगी। यही बात तो मैं कह रहा हूँ आपी के अकेले मत जाओ, मैं साथ जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे पहाड़ों पर? बारिशें हो रही हैं, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों का ये घरेलू मामला है, मुझे इसमें मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान कपल है, उन्होंने घूमने का अगर प्लान बनाया है तो उनको जाने दीजिए। बिल्कुल। मैं इब्तिदा से ये सुन रहा हूं कि जिस वक्त से उन्होंने ये प्लान बनाया, सबसे पहले अब्दुल सलाम साहब ने टांग अड़ाई इसमें। उसके बाद दुर्रानी साहब आ गए, वो शिकार पे साथ जाना चाहते हैं इन बच्चों के साथ जी। के बाद आप आ गए हैं और आप भी जाना चाहती हैं। भाई जाने दीजिए उनको, अपनी मर्जी से घूम लेने दीजिए। बस फरीद साहब आपको मैं क्या बताऊं, ये तो माशाल्लाह वो खातून है कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अगर बच्चे कहें ना कि हम दोज़ख में जा रहे हैं तो ये कहें कि मैंने साथ जाना है। क्या हो जाता है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको ऐसी लगती हूँ? बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा। ओ यार मैंने तो ऐसे ही बात की थी। बैठो बेटा। मैं तो ये चाह रहा था कि बर्फानी रीछ, वैसे बर्फानी चीते का शिकार मैंने किया हुआ कुदूस। जी जी जी, बर्फानी रीछ रह गया है, मैं चाहता हूँ वो भी मेरी लिस्ट में आ जाए। दुरानी साहब, अगर आप बर्फानी रीछ को भी अपनी शिकार की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो रशिया जाएं। फरीद मैंने 3-4 दफा कोशिश की रशिया जाने की, वो मेरा पासपोर्ट देखकर वीजे से इनकार कर देते हैं। मगर क्यों? बस वो पासपोर्ट की जो तस्वीर है उसमें मेरे एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। क्या मतलब? उनसे कहा मैंने कि मेरे एक्सप्रेशन खतरनाक है, मैं खतरनाक नहीं हूं, लेकिन वो देते नहीं वीजा। तो दुरानी तुम उल्टी तस्वीर लगवा के पासपोर्ट बनवा लो। दूस पासपोर्ट मेरा है, कोई चमगादड़ का नहीं। ले बाबा मैं जरा गाड़ी का ऑयल चेंज करवा के आया। वो साहब जी को ईंट वाली बात बताइए कि नहीं? ओए क्या बात है, क्या हुआ है? मुबारक हो अम्मी, मामू को एक लड़की पसंद आ गई है। और मामू को तो 300-400 लड़कियां पसंद आई हैं, किसी लड़की को मामू भी पसंद आया कि नहीं? कोई ऐसी बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अपने मामू के बारे में? आप शरफू से पूछ ले। शरफू बताओ क्या बात है? वो बेगम साहबा, वो मामू के गोडे पे चोट लग गई है, आजकल दूध में हल्दी मिला मिला के पी रहे हैं। अरे मैं मर गई। चोट कैसी लग गई? चोट आपी मैं गली में से आ रहा था तो जुबैदा आंटी के घर के पास पहुंचा तो उन्होंने अंदर से ईंट बाहर फेंकी तो वो मेरे घुटने पे लगी आके। अंदर से नहीं फेंकी, उनकी नौकरानी ने मारी है। अच्छा, मैं ऊपर से देख रही थी नीचे, इसीलिए उनकी नौकरानी इतनी ऊंची ऊंची बोल रही थी। बेटा कोई ऐसी बात नहीं, जाओ दफा हो जाके हांडी पकाओ, भाईजान को भूख लगी होगी। इधर आओ जी। ये हल्दी कहाँ से लेकर आए हो? राशन में तो मैं हल्दी लेकर आई थी। वो सारी दूध में मिला के पी गए हैं। कौन? मैं पी गया हूं बहन जी सारी हल्दी। आपको भी किसी ने ईंट मारी? कौन मारेगा ईंट मुझे तो किसी ने ताना नहीं मारा जिंदगी में। मैं अभी आता हूँ जी। अभी ये बच्चे बात को ऐसे ही इधर उधर कर रहे हैं, ये अकेले कद्दू जा रहे हैं, कम से कम मुझे साथ जाना चाहिए। तो
और तुम्हें क्यों कम से कम साथ जाना चाहिए? क्यों तुम जाना चाहते हो पहाड़ी इलाके में? और किस तरह चढ़ोगे पहाड़ों पे? इधर चूल्हे पे पतीला चढ़ाते हुए तुम्हें सांस चढ़ जाती है। अब्दुल सलाम, तुम चले गए पहाड़ों पर तो फिर वहां कौन गाएगा ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। हाय मम्मा, आपको पता है मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं और इरफान स्कर्दू जाएंगे। अच्छा। हाँ। चलो, एक और पार्टी तैयार हो गई है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि पहले ही यहाँ पे सब कह रहे हैं मैं साथ चलूंगा, मैं साथ चलूंगी, अब आप भी तैयार हो गई हैं। मैं तो पहले से प्लान बना कर आई हूँ। तो हमने भी 2 महीने से बनाया हुआ प्लान। एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखो, बात ये है कि अगर आप लोग जा रहे हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी उधर नहीं जा सकता। आप जाओ जरूर, आप अपना जाओ, ये अपना जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो इरफान बेटे की सेहत ही इतनी है, ये ज्यादा से ज्यादा पिंडी तक जा सकता है। क्या हुआ अंकल? आपको पता है हम ना स्कर्दू जा रहे हैं। जी, आप लोग स्कर्दू जा रहे हैं। What happened my daughter? छोड़ दो दुरानी। बच्चों को गुस्सा चढ़ा हो तो उस वक्त अंग्रेजी हराम होती है। और क्या बंगाली बोलूं? अय्यो। वैसे ये बात तो गलत है, अगर एक जा रहा तो दूसरा नहीं जा सकता। ओहो, कुछ मुझे भी तो बताओ, हुआ क्या है? अरे मसला कुछ भी नहीं है, बस वो सनी ने और पिंकी ने प्रोग्राम बनाया है स्कर्दू जाने का। उसके बाद सारे ही बारी बारी तैयार होना शुरू हो गए हैं। अभी ये आयजा अंदर से आई है, इसने कहा है जी मैं और इरफान भी स्कर्दू जा रहे हैं। अब वो बच्ची गुस्सा कर रही है कि शायद हमें देख के इन्होंने भी प्रोग्राम बना ली। तो अंकल इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हम कहीं और चले जाते हैं। वैसे माफ कीजिएगा, छुट्टियां हैं, अगर घर के सब लोग जाना चाहते हैं तो एक जगह पे बैठें, मीटिंग करें, तय करें बात को और सब मिलके चले जाएं स्कर्दू। उसमें हर्जी क्या है? बहुत अच्छे, असी सारे चले जाइए, बाद तुसी साडे का डाकू भेज दो। आप फजूल बात कर रहे हो। वैसे अब्दुल सलाम, इस घर को डाकुओं से कोई खतरा नहीं, तुम्हारे से खतरा है। इस घर को आग लग गई घर के सिलेंडर से। यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से प्रोग्राम भी नहीं बना सकता। यार ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को? हर बच्चा अपनी मर्जी के साथ फिर रहा है, अपने प्रोग्राम लेके फिर रहा है। बड़ों की सुनना ही छोड़ दिया इन लोगों ने। ऐसे ही नाराज हो रही है, हम नथिया गली चले जाते हैं। इरफान बेटा, नथिया गली जाने की गलती ना करना। अब तो वहां के बंदर इतने इतने तगड़े हो गए हैं, अब तो उन बंदरों ने अपनी कबड्डी की टीम बना ली है। आप जी, लो, ये है उनकी टीम का कैप्टन। वो खाना तैयार है, अभी खाना है या थोड़ी देर के बाद? यार थोड़ी देर के बाद क्यों, अभी खाएंगे। अब पता चला वो बंदर इतने तगड़े कैसे हुए हैं। खाना डिले नहीं करते बेटे। वैसे माफ कीजिएगा, मैंने तो यही अंदाजा लगाया है कि जिस घर में फैसला किसी एक के हाथ में नहीं होता, वहां इसी तरह की गड़बड़ रहती है। बिल्कुल। अब्दुल कुद्दूस साहब, आप इस घर के बड़े हैं, फाइनल फैसला आपने सुनाना है, आप कीजिए फाइनल फैसला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, या लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। लाहौर आपसे सीधा नहीं हो रहा और मसाले आप लंदन अमेरिका की दे जा रहे हैं। किन्ना गुस्सा चढ़िया हो, तेनों भगवान पुड़े दिया मसाला दिया या डुबन पुड़े दिया मसाला दिया? अच्छा जी, लाहौर शहर में जहां दीगर मसाइल हैं, वहां पे पार्किंग भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है जी। जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से कोई मुनासिब पार्किंग की सहूलत नहीं है, वहीं लोग भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा नहीं करते। जहां जिसका दिल चाहता है गाड़ी खड़ी कर देता है, सिंगल लेन के बजाय 3-3 लेन में गाड़ी पार्क कर देते हैं। और फरीद साहब, ऊपर से हर बंदे के पास तो गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल है। आप ये जो पार्किंग के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ना, उसमें मैं अपनी टांग तो नहीं अड़ानी चाहता, मगर फिर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं
पूरे पंजाब में तो करोड़ों ही होंगी, करोड़ों ही होंगी। सिर्फ लाहौर में, क्योंकि मैं लाहौर का अफसर हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लाहौर के अंदर 73 लाख गाड़ियां हैं। नहीं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इधर वार्डन नहीं, फिल्म स्टार नदीम साहब बैठे हुए हैं। 73 लाख गाड़ी असलम साहब? 73 लाख, जिसमें कारें भी हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें भी हैं, रिक्शे भी हैं। अच्छा। आपको क्या बताएं, अरे आपको ये मालूम है कि 73 लाख आई मीन 7.3 मिलियन गाड़ियां और खड़ी करने के लिए पार्किंग का बंदोबस्त जो है वो मेरा ख्याल है 2 लाख भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह। अब बाकी जो 71 लाख गाड़ियां हैं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। मैं बताता हूँ, मैं बताऊं? बताएं। पार्किंग माफिया के हाथों, पार्किंग माफिया के पास जाएं, वो लूट रहे हैं। और जी असलम साहब, लता मैडम की आवाज से इतना दर्द नहीं गा जितना ताड़ी आवाज से दर्द है। मेरी सिर्फ आवाज में ही दर्द नहीं है, मेरी कमर में भी दर्द है। सारा दिन मैं सड़क पे खड़ा हो के तो लोगों के साथ कलपता रहता हूँ। आप यू आर वेरी राइट। आपने जो बात की है ना पार्किंग माफिया, ये देखे जो साथ बैठा हुआ है, ये कुछ छाते से किरली नहीं गिरी हुई, ये पार्किंग का बंदा बदमाश बैठा हुआ है। ये बकायदा बदमाश बन के खड़े होते हैं। इसका हमने कुछ करना है या आपने कुछ करना है? हमने क्या करना है, आप करें कुछ। हम क्या करें? इधर टीवी पे बैठ के टीवी पे आप क्या हांडी पकाने के तरीके बताते हैं। कानून हमारे पास है, आपके पास है। जिधर पार्किंग माफिया होती है वहां पे तो आप ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। लो जी, एक अच्छे भले अफसर को गधा बना दिया। नहीं हद हो गई है सर, ये मिसाल है, मिसाल है। मैं इधर मसालों के जरिए गधा बनने आया हूँ। बैठे आपको गधा नहीं, आपको सींग बोला है, बैठे आप। बैठे अन्य सींग तक तो कोई बात नहीं, गधा नहीं बोलना चाहिए। असलम साहब, ये पार्किंग माफिया तो लाहौर में कई जगह पर अपने मुंह मांगी कीमत मांगते हैं, 200 रुपया फी घंटा। देखे ना जरा, बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं लतीफ साहब। नहीं, लतीफ नहीं है, मेरा नाम थैला है। यार कोई ना डाक तू छुआड़े पान वाली शह बने आए हैं। थैला क्या नाम है? हद हो गई है, हद हो गई है। इधर तो गंगा ही उल्टी बैठ रही है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह पे मीटर लगे हों, जैसे इंग्लैंड में लगे हुए हैं, अमेरिका में लगे हुए, सारे यूरोप किसी भी मुल्क में आप चले जाएं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने सड़कों पे मीटर लगा दिए हुए हैं। वो मीटर से आप पैसे डालकर तो अपनी चिट निकाल सकते हैं। तो इधर फिर जो बंदे खड़े हैं वो तो बदमाशी करेंगे। इधर कोई सिस्टम ही नहीं बना। भाजी देखें कौन सी बदमाशी करेंगे, गर्मी देखें, सर्दी देखें, हम इंसान हैं, हमने भी तो अपनी मेहनत मजदूरी बीच में से निकालनी है ना। और रुक जाओ, माफिया हो तुम, माफिया मेहनत मजदूरी। ये इधर देखे कितने प्यार से बोल रहे हैं, उधर ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या इनके पीछे फोर्स है। असलम साहब गुंडागर्दी करते हैं, इनकी चिट चेक करें, ये पर्चीजो देते हैं, सब कुछ प्रिंट होता है, पैसे नहीं लिखे होते। आप इनसे पूछो भाई कितने पैसे, कहते जो खुशी से दे दो। आप अगर कुछ देते हैं कहते ये तो नहीं होंगे, 100 रुपए दो। पकड़े ना इनको। साढ़ा हमने पकड़ना, पुलिस पकड़े हमें, हमारे पास इतने इख्तियार दे, हम पकड़ लेते हैं। ये तो डर बदमाश बनते इतने बंदे। अल्लाह देखो एडा मुंह देखो जरा, लगड़े नहीं बंदा, लगड़ा उंगलते नाऊ वडे आया। वैसे माजरत के साथ असलम साहब, मुबैना तौर पर बहुत सारे मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस ये पार्किंग माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर इस सड़क का कोई एक आध ऐसा कोई काली भेड़ है तो उसको काबू किया जा सकता है जितनी देर तक आप सिस्टम। 1 मिनट, आई एम सॉरी, खारिश हो गई है। वैसे मैं रोज नहाता हूँ, किसी वक्त होती है खारिश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सुराख ना हो सिस्टम में, तो आपको चाहिए कि आप अपने कवानीन सख्त बनाएं, आप अपनी पॉलिसी सख्त बनाएं। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इंग्लैंड के अंदर लंदन में मेरे एक दोस्त ने पार्किंग अलर्ट की थी। अच्छा। जब गाड़ी के करीब हम आए ना, तो गाड़ी के टायर के ऊपर शिकंजा चढ़ा हुआ था। शिकंजा चढ़ा के चले, गाड़ी चल ही नहीं सकती, शिकंजा चढ़ा हुआ है। तो उसने वो कहता हो मेरे गॉड ये क्या हो गया, मैं मर गया। वो बड़ा परेशान, मैंने कहा हुआ क्या? कहता शिकंजा चढ़ा गए हैं, अब 2 घंटे लग जाएंगे।
मैंने कहा कि इस तरह कहते पहले बैंक में पैसे जमा कराएं, फिर उधर से परमिशन लेंगे, फिर वो जो रसीद होगी उसको एक और डिपार्टमेंट है उसको दिखाएंगे, फिर वो बंदा भेजेंगे, फिर वो आके शिकंजा उतारेंगे। एक आदमी को पता है कि अगर मैं गलत पार्किंग करूंगा तो मेरे 2.5 घंटे लग जाएंगे और पैसे वखड़े इतना जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो कभी भी गलत पार्क नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, 1 मिनट ठहर जाए तो मैंने जानता नहीं, मैं टक्कर एडी जोर दी मारना तेनू अंदाजा ही नहीं। सिर्फ कैमरे के सामने। और फरीद साहब कैमरे के सामने तो मैं शरीफ होता हूँ, आप कभी मुझे ड्यूटी पे खड़े देखा मैं कितना बहुत सख्त हूँ मैं। देखा है मैंने, देखा है। मसला ये है कि आप पार्किंग सिस्टम ठीक बनाएं, आप पार्किंग बनाएं, हमने तो नहीं बनानी। आप देखें हमें इल्जाम लगाएंगे आप ठीक करें, हम कैसे ठीक करें जब पार्किंग है ही नहीं, तो लोगों ने फिर सड़कों के मुंह पे खड़ी करनी है ना गाड़ियां। भाईजान ये बात है, अगर हम भी कहीं से ठेका लेते हैं तो किसी सरकारी बंदे से वो जगह लेते हैं ना, हम अपने पल्ले से या घर से उठा के वो जगह नहीं लाते कि यहाँ पार्क करें गाड़ियां। 1 मिनट, ठेका किससे लिया है जरा बताओ? गवर्नमेंट से जी। कोई गवर्नमेंट से नहीं लेते, झूठ बोल रहे हो, गलत बात है। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखें इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, कैमरा मुझे थप्पड़ मारा है, ये देख। दोनों आठियां हैं, थप्पड़ के मैं टोपी ना मार देता है। असलम साहब तशरीफ रखें। ये जो आप यहाँ पे सख्ती इतनी कर रहे हैं ना प्रोग्राम के अंदर, ये सख्ती बाहर करें। आपको मालूम है ये माफिया है, तगड़े लोग हैं, 2-4 तगड़े लोग जमा हो जाते हैं, खाली जगह देखी उसको पार्किंग के नाम पे 2 बांस यहाँ खड़े किए, 2 डंडे यहाँ खड़े किए और पर्चियां छाप के लोगों को देना शुरू कर देते हैं। आप वहां क्यों नहीं एक्शन लेते? वहां तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को तो चाहिए डिप्टी कमिश्नर, हर शहर के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर करे, वो पुलिस फोर्स भेजे, जहां जहां पे ये माफिया खड़े उनको जाके तो उठाएं। असलम साहब आपको एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ हम क्या जाएं? ये इन लोगों ने इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है, यानी सड़कों के ऊपर पार्किंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। यानी 3 लेन की जो सड़क है वो इनकी पार्किंग की वजह से 1 लेन की रह जाती है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है। ये तो आपका काम है ना। यार आप क्या बात कर रहे हैं, 1 मिनट बात में से आप उधर देखें। आप खुद कह रहे हैं कि ये माफिया बदमाश मिल के तो उधर कब्जा करते हैं। हाँ, उधर जाके हम लड़ पड़े, हमें इधर मुका मार दे को भेड़। बात इनके सामने ना करे औरतें हंसेंगी। यानी घुटने टेक दिए आपने माफिया के सामने? यार घुटने नहीं टेक दिए, हम कहना ये चाहते हैं कि जब तक आप गवर्नमेंट का नहीं कहेंगे ना कि कोई सिस्टम बनाओ पार्किंग का, उतनी देर तक बेशक आप जितनी मर्जी फोर्स से लगा दे ठीक नहीं होगा। आप पार्किंग की जगह बनाएं, आपको पता होना चाहिए हाड़े को जहां पे मीटर लगा हुआ है, जहां पे निशान लगे हुए हैं, आप सिर्फ उधर पार्किंग करें। हाँ जी। पूरे लंदन में, अमेरिका, जिस मर्जी जगह चले जाएं, जहां मर्जी पूरे यूरोप में चले जाए, आपने कभी देखा सड़क के ऊपर रेडियां लगी हुई? खुद जाने दें असलम साहब, ठेले लगा के तो आधे से ज्यादा सड़क आप मल लेते हैं, और फिर वो उनको खुश करने के लिए अब वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने भी कह दिया कि ठेले लगाए जरा तरतीब से लगा ले। क्यों लगाए? आपने कभी देखा किसी मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर ठेले लगे हुए? लाहौर आपसे सीधा नहीं हो रहा और मिसालें आप लंदन अमेरिका की दे जा रहे हैं। कितना गुस्सा चढ़िया हो, तेन भगवान पुड़े दिया मिसाला दिया या डुबन पुड़े दिया मिसाला दिया? ये सड़क के ऊपर ठेला फ्रूट वाला, हाँ, उसके आगे वो जो फ्रूट खरीद रहा है उसने गाड़ी अपनी खड़ी की है। हाँ जी। आधे से ज्यादा सड़क तो उन्होंने रोक ली। ये देखा कितनी अच्छी बात करे, एक ठेले वाला अगर खड़ा है तो उधर आके जो गाड़ी वाला उसके पास रुक के लेगा, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ठेला, उसके आगे यहाँ तक गाड़ी, वो उधर से ऐसे हाथ निकाल के फ्रूट ले रहा है, हाँ, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक सड़क जो है वो ब्लॉक मल के खड़े हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, जिस तरह की आपने निशानदेही किया, आप शटापू बहुत अच्छा खेल रहे होंगे। शटापू तो लड़कियां खेलती हैं। वो क्यों नहीं कह रहे हिट सोने नहीं सकते? अरे बात करो सिर्फ ओए होए होए होए। मैं तुम्हारा शो देखता हूँ, उस वक्त तो तुम कहते ओए होए सिटे सोने नहीं सकते। ये देखें जी, आपके सामने इन्होंने कसूर निकाला ठेले वाले का और खरीदार का। इसमें हमारी पार्किंग कहाँ आई भाई? मुझे तो जाने दो।
पार्किंग भी इसी तरह होती है, आहिस्ता 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 खिलाते खिलाते आप उधर तक पहुंच जाते हैं। चले असलम साहब, ये मैं आपकी शिकायत अपने ख्वाजा साहब से करूंगा। ज्यादा मैंने टड़ियां ना ला, मैं चुक के लक तो फड़ के तेनू जेब च ला लेने। ओ भाई, ओ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सिर्फ पर्चियां काटते हो। बड़ी सब पर्चियां देने का भी नहीं इनको पता। आधे से ज्यादा तो नशे ही खड़े होते हैं। हाँ। एक दफा मैंने एक पार्किंग वाले को देखा, वो पैसे ले लेकर तो मस्जिद के झंडे की पर्चियां दे रहा था। और लेने वाले वो चंदे की पर्चियां ही ले रहे थे, सवाल किसी ने नहीं किया। ऑटो पकड़ के ऐसे करके फेंक देते हैं, कौन देखता है? और सर जी, जिसने ली है पर्ची ये वाली, उसको पूछे मेरा क्या कसूर है, मैं तो ख्वाजा साहब का बंदा हूँ। वो कौन है ख्वाजा साहब? वो जी बड़े 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 ठेके हैं उनकी पार्किंग के, किंग ऑफ पार्किंग बोलते हैं उनको। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। फड़े साहब, आप किसी को फोन करके मेरी ट्रांसफर लंदन ही करा दे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, हम तो खुशहाली में भी झूठ बोलते हैं। जिस दिन दुकानदार को ज्यादा मुनाफा हो, उसी दिन वो कह रहा होता है यार कारोबार का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो फिर हौली हौली बेड़ा गर्क हो जाता है। अजीजी, आज कौन सी खबर लेकर आए हो? दम 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 डडडन डडडन डन डन डडडन डन 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 डडडन। या अल्लाह, आज जो खबर लेके आया हूं, ना ही वह मजाया खबर है, ना आपकी हंसी निकलेगी, ना आपका त्राह निकलेगा, ना आप डरेंगे। मगर ये शर्तिया बात है कि आप खबर सुन के ये जरूर कहेंगे चल झूठा। लेकिन मैं उर्दू में कहूंगा झूठा कहीं का। चलो कहीं का कह लो, कहीं ना कहीं का कहेंगे जरूर। अच्छा, खबर क्या है? जी खबर ये है, आहा बरतानिया की रियासत वेल्स में सियासतदानों के झूठ बोलने पर पाबंदी का फैसला। वाह! सियासतदानों को झूठे बयान वापस लेने के लिए 14 दिन की मोहलत होगी, वरना 4 साल की पाबंदी लगेगी। आप देखे जरा, पहले आपने ये सुना होगा कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। हमारे यहाँ तो ये मशहूर है ना, अगले बोली जानते ने कि कौवे ने किन्नी को जोर दी काट लेना। बल्कि जितना यहाँ सियासतदान झूठ बोलते हैं, उनके तो कौवे दोस्त बन जाते हैं। कौवा कहते इधर मैनू जरा चूरी पा तो तू कर जो करना है। अजीजी, सुना कौवा काटता कम है, गालियां ज्यादा देता है। अगर मेरे दोस्त जो झूठा होता है उसको गालियों की परवाह ही नहीं होती। तो जनाब, सीधी सीधी 4 साल 4 साल 4 साल की पाबंदी। यानी देखो ना जरा कि मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि झूठ निका हो तो भावे बड़ा, पाबंदी 4 साल दी है। देखो ना, शायर इसके मतलब कहता है ना, निका जिहा झूठ मेरा बने कसूर, जोड़नी हाथ गल मान लो हजूर। गल और पासे टुर गई है। जरा खबर की तरफ आते हैं। वैसे तो बरतानिया की 4 रियासतों में से एक यानी वेल्स की हुकूमत ने नए इंतखाबात से पहले इस कानून को मुतारफ करवाया है ताकि जानबूझकर गुमराह कुन बयानात देने पर अराकीन पार्लिमान को मुअत्तल किया जा सके। कौंसल जनरल पार्लियामेंट को बताया कि अगर कोई सियासतदान गुमराह कुन बयानात का मुर्तकिब पाया गया तो इस कानून के तहत उसकी ऐवान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके बाद उसे मौका दिया जाएगा 14 दिनों में अपना बयान वापस ले या फिर 4 साल की पाबंदी की सजा भुगते। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। नहीं, सजा इधर भी बहुत होती है अगर कानून बन जाए तो। मगर आईजी ये सोच रहा है कि अगर ये कानून बन गया तो पौनी पार्लियामेंट वेली हो जानी है, बल्कि सारियों पर पाबंदी लग जानी है। जेडे इक्का दुक्का रह जाने हैं ना, वो वही होंगे जो सारी उम्र के पार्लियामेंट में बोले ही नहीं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जो ईमान से असेंबली के अंदर बैठे हुए लगते हैं कि ये मजूर कोटे पे भर्ती हुए हैं, सारे गूंगे हैं। उन्होंने ही चंद ने बचना है। उन्होंने वेखना है जो यार सारा असेंबली हाल खाली है, वेला पे है, इन्हू ड्रामे वालियां नू किराए ते ही दे दियो। अजीजी, हमारे सियासतदानों के मुतालिक कोई और नहीं बता रहा होता कि ये झूठ बोल रहा है, खुद ही भूल जाते हैं, फिर 4-5 साल के बाद उसी बात को उल्ट कह रहे होते हैं। यार 4-5 साल की बात करते हो,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। हाय, एक पार्टी के अंदर होते हैं तो उसकी घोड़ियां गा रहे होते हैं। जिस दिन वो पार्टी छोड़ती है शाम ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਹਲੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। और मेरा ख्याल पार्टी छोड़ते भी इसलिए है कि नान हलीम मिलनी बंद हो जाती। यार क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा है, नहीं यकीन ते गोगे कोलों पूछ लो। गोगे ने जेड़ी जगह छड़ी है नान हलीम तो छड़ी है। नहीं सही अजीजी भाईजान, इंशाल्लाह किसी दा नान हलीम बंद ना होवे। हाय हाय, बंदा नान हलीम दी खातर हसबे हाल दे शो करदा। आप देखो ना जरा कि तलाल चौधरी से फवाद चौधरी और शेख रशीद से मंजूर वसान तक, शबाज शरीफ से आसफ जरदारी तक और बरावल भुट्टो से मरियम नवाज तक, हर किसी को सियासत की एक ही तशरीह आती है कि सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। मुराद अली शाह से अली मीन गंडापुर तक और चौधरी परवेज लाई से मुस्तफा कमाल तक, हर बंदे की हुकूमत के अंदर और हुकूमत के बाहर बयानात हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। आप देखें ना, बेशुमार बयानात के मुतालिक तो ये कह के चुप करा देते हैं कि वो मेरा सियासी बयान था। जिस तरह गोगेर का बंदा नहीं कह देता यार मैं तो तां खा लिया तेरे आन तक बासी हो जाना सी। अजीजी, हमारे मुल्क का असल मसला ही झूठ है। इसीलिए अजीजी भाईजान मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोलिया ते अवाल तो आडे ज़ाला बारी नाल चढ़ गए ने। और नहीं अजीजी, ये मैं किससे झूठे की कंगी कर बैठा हूँ। अजीजी, झूठ से बरकत ही उड़ जाती है। जी जी, सिर तो बहुत ईमान से मैं हैरान हुआ हूं कि देखो कैसा उन्होंने कानून बना दिया है। 4 साल सीधी सीधी कैद अगर झूठ साबित हो गया तो यहाँ पे तो परवाह ही किसी को नहीं है। असल में तो अजीजी हम सारे लोग ही झूठे हैं, तो फिर लीडरान ने इन्हीं में से तो निकलना है। अब बिल्कुल ठीक है, आप किसी दुकान में घुस जाएं, वहां की हर चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट ही गलत लिखी हुई है। बिल्कुल। आप किसी भी माल में चले जाएं, आपको सारी 2 नंबर चीजें बिकती हुई नजर आएंगी। आप किसी दूध दही वाली दुकान पे चले जाएं, आपको सारा 2 नंबर माल मिलेगा। मतलब देखे ना कि कैसा प्यारा वतन है कि पूरा मुल्क छान ले आपको बगैर किसी वाकफियत के या बगैर किसी को देखे भाले 1 किलो दूध नहीं खालस मिल सकता। अजीजी भाईजान, ये आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। बात छीनी है या किलो दूध छीना है? अजीजी, आप किसी की तरफ जा रहे हो और 1.5 घंटे की दूरी पे और बंदे का फोन आ जाए कितनी दूर हो कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। वो बेचारा 5 मिनट सुन के तो फटाफट कोफ्ते शोफ्ते पा लेंदा प्लेट। वो 1.5 घंटे बाद आंदा, उन्नी देर तक कोफ्तियां ते गेंद बन गए होंदे। सही बात है। और ऊपर से दूसरा भी झूठ बोल रहा होता है। हाँ ठीक है आ जाओ फटाफट, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम आओगे तो खाना खाएंगे। अल्लाह 2 बारी खा बैठा होंदा। अजीजी, हम तो खुशहाली में भी झूठ बोलते हैं। जिस दिन दुकानदार को ज्यादा मुनाफा हो उसी दिन वो कह रहा होता है यार कारोबार का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो फिर हौली हौली बेड़ा गर्क हो जाता है। यार इसको देखो सारा दिन झूठ बोलता है। कोई भी इससे पूछता है क्या हाल है, अगो कहता ठीक है। ईमान से हमें तो बीवियों के खौफ ने भी झूठा बना दिया। जब बीवी पूछती है कैसी लग रही हो, सानू कहना पैंदा बहुत प्यारी। ना कहो तो सीधी सीधी लड़ाई है। बिल्कुल। अगर पूछ ले कि कैसा सालन पका है, कहना पैंदा है ऐसा अच्छा ऐसा अच्छा। अजीजी, खबर पर तबसरा करो, घरेलू मसाइल ना बताओ। नहीं तुसी ते घर जांदे हो ते अगो इंजन होण दिया। नाज़रीन, ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। जानिया मेहरमा तू भी पुछ कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।
अच्छा जी, आज हम अपने सेगमेंट में अपने जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी राय शामिल करेंगे हस्बे डाक में। जी तो जिया साहिबा, क्या है आज डाक में? सर, आज हस्बे डाक में सबसे पहला हमें मैसेज आया है सियालकोट से और मैसेज किया है आजम खुर्शीद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आप और आपकी टीम अच्छा भला गा लेते हैं, गानों वाला कोई स्पेशल सेगमेंट क्यों नहीं करते? वाह 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 वाह, क्या मशवरा है। जानिया जानिया मेहरमा तू भी पूछ कदे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बहुत शुक्रिया थैले, माशाल्लाह। उनको पता चल गया होगा तो कि साडा सब तो निकाह किड्डा ऊंचा है। असल में सच्ची बात तो ये है कि मैं तो एम कॉमेडी के तौर पे ही गाता हूँ, मुझे गाना गुना तो बिल्कुल ही नहीं आता, ना ही मैं सरीला हूँ यार। कसरे और इस बात का मुझे बड़ा दुख है। नहीं अजीजी, ना रो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक दिन सही गाएंगे आप। किस दिन? मेरा ख्याल हफ्ते को। यार असल में ना जो गाना है वो शोज बहुत सारे शोज में होता है। हाँ, हमें ये है कि हमारा जो ट्रैक चल रहा है वही चलता रहे। हम किसी को दूसरे को देख के अपना ट्रैक बदलते नहीं है। चलो कभी कभी गालियां करेंगे सारे। हाँ, वो तो करते ही हैं, वो कॉमेडी गाना तो हमारा होता ही है, बल्कि कव्वाली भी होती रही है। बिल्कुल ऐसी है। और ये हमने फिर वो अपना जो है वो बैंड भी बनाया है। हाँ जी, वो जरूर पेश करते हैं दोबारा। हाँ, बड़ा मजेदार है यार वो बैंड। नहीं, वो करते हैं दोबारा, पैसे लेके आना घर से। यार मेरे लिए भी पैसे। यार बगैर पैसों को कोई गाता है, मुझे बताओ। बगैर पैसों के तो हमारा साइंसदान नहीं काम करता। ये अभी जो थैले ने गाना सुनाया है ना, ये शो मुका के इसने पैसे लेने हैं तुमसे। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने। मैसेज आया हमें जेहलम से और किया है राजा अफरा सियाब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, जिस तरह आपके प्रोग्राम में मालूमात और मजाक को एक साथ दिखाया जाता है, ऐसे प्रोग्राम अब ना होने के बराबर रह गए हैं। वरना यहाँ तो मालूमात नहीं मिलती है या मजा नहीं मिलता है, और कहीं तो दोनों ही गायब होते हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये पसंदीदगी का हमारी तो कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम के अंदर मज़ाह के साथ साथ मालूमात भी अपने नाजरीन तक शेयर करें। जी 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 राजा साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जनाब अली। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है पेशावर से और किया है हबीबुल्लाह खान ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम खान साहिब। अजीजी साहब, मेरी उम्र 74 साल है और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बच्चों से एक शिकवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रात को बच्चों को कहानियाँ सुनाऊं, लेकिन वो गुड नाइट कहकर दौड़ लगा देते हैं। उनके कमरे में जाकर देखता हूँ तो हेडफोन लगाकर स्टोरी सुन रहे होते हैं। हम किससे जाकर बातें करें? आखिर इन बच्चों को हम बुजुर्गों की प्रॉब्लम समझ क्यों नहीं आती? ये वाकई बड़ा अहम और सीरियस मसला है। हाँ जी, हाँ जी। हमने तो ये मजे लिए हुए हैं। बिल्कुल सर। बुजुर्गों के पास बैठ के प्यारी प्यारी कहानियां, और बुजुर्ग वो खुद ही बना लेते थे कहानियां। जी जी। और जितनी देर तक बच्चा सोता नहीं था वो कहानी को बढ़ाते रहते थे। और बड़ी बड़ी सबक आमोज भी कहानियां होती थी, बातें होती थी। बिल्कुल वाकई रिवाज मुक गया है। बिल्कुल, जिस बच्चे को बुजुर्गों की बात समझ आ जाती है उसकी जिंदगी फिर बन जाती है। हाय हाय हाय, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि आपने जो मोबाइल से देखना है या किताब से पढ़ना है, जी जी, वो तो किसी राइटर का या किसी दानिश्वर का फिक्रा हो सकता है। हाँ जी। मगर आपके बुजुर्ग ने आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाल के देना है। वाह वाह। वैसे तो हम पहले ही काम नहीं करते थे, लेकिन मोबाइल ने हमारा पूरा मुल्क ही वेला कर दिया। अगला मैसेज हमें आया है झुमरा से और किया है अफजाल ततला साहब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपने जियारत की लाइब्रेरी का जिक्र किया और डीसी साहब ने वो बनवा दी, लेकिन हमने 10 साल तक झुमरा की वाहिद लाइब्रेरी को बहाल करवाने की कोशिश की। अल्लाह अल्लाह करके 2 साल पहले डीसी साहब ने उसे ओपन करवाया, लेकिन अब उसको फिर ताला लगवा दिया गया है। प्लीज इसके बारे में बात कीजिए। जी, ये झुमरा के जो डीसी साहब हैं उनको भी उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपको मालूम है कि जियारत के जो डीसी साहब जिन्होंने वो लाइब्रेरियां बनवाई हैं, उनके लिए जो वजीर आला बलोचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब,
उन्होंने लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इनको सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। इस तरह के जो कदम हैं वो इन अफसरान को उठाने चाहिए। ये अजीजी जुमरा वही ना जिसको चक जुमरा कहते हैं? जी, चक जुमरा। बल्कि सिर्फ जुमरा या जियारत ही नहीं, जी। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनको ये चाहिए कि ऐसी चीज़ों की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। जिन्होंने ये मोबाइल फ़ोन ईजाद किया है, जो सबसे ज़्यादा जदीद हैं इसमें ये ममालिक, उनमें आज तक लाइब्रेरी की अहमियत कम नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है हमीदा अलियास साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं फरीद साहब, हम लोग गर्मी को सिर्फ दरख्तों की कमी से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके मुहर्रकात में सीमेंट, सरिये, रेत, बजरी का बेदरीग इस्तेमाल और एयर कंडीशन समेत दर्जनों हीट पैदा करने वाले बरकी आलात भी शामिल हैं। 20 साल पहले की निस्बत सिर्फ इस्त्री, एयर कंडीशन और हेयर ड्रायर और माइक्रोवेव का इस्तेमाल ही 10 गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं बहन। चूंकि अब जो दौर है ये तो टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है, अब तो सारे की सारी जिंदगी, बल्कि यूं कह लीजिए सारी ना से कुछ 70% जिंदगी तो मशीनी हो चुकी है। तो ये जो मशीन है ये तो फिर पोल्यूशन पैदा करती है, हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। तो इसको वाकई इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब वो टेक्नोलॉजी यहाँ भी तामीर के लिए शुरू कर देनी चाहिए जो दूसरे ममालिक में है। हाँ, शीटों से शीटें वीटें लगा के तो वो घर खड़ा कर लेते। बिल्कुल। वहाँ पे सीमेंट, रेत, बजरी नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि कम से कम इस्तेमाल होती है। ज्यादा उस तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं जो हीट पैदा करने वाले नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगला मैसेज हमें आया है लाहौर से और किया है वजीर शाह ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम शाह जी। कहते हैं फरीद साहब, वैसे तो हमें लगता है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं जबकि भारत इनका चहेता है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि भारत ने बरतानिया का कानून छोड़कर अपना पिनल कोड बना भी लिया और अब नाफिज भी कर रहा है, लेकिन हम अभी तक बरतानिया के कानून को ताजीरात पाकिस्तान कहकर घसीटी जा रहे हैं। हाय 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 हाय, कैसी बारीक बात की है शाह जी को, सियाने आदमी लग दे लाजमन अजीजी टैप होंगे। बात तो वाकई ठीक है। ये तो मैं भी बड़ा चीखता रहा ये ड्रामा एक्ट के हवाले से। ड्रामा एक्ट आपको पता है 1876 का है, आज तक कायम। अच्छा। हाँ जी, वही पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हम अपनी सकाफत अलहदा होने की वजह से अलहदा हुए थे, तो हमने तो आज तक अपना ड्रामा एक्ट नहीं बनाया जिसका डायरेक्ट ताल्लुक सकाफत से है। इसलिए शाह जी का कल्पना ठीक है। भाई शाह जी दुआ करया करो ते साडे लिए भी। दीदी कब हम इंडिपेंडेंट हो गए, कब अपने पाँव के खड़े? बस शो मुका लिए तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाना। अच्छा सर, अगला मैसेज हमें आया है लंदन से और किया है शाइस्ता फारूक साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं अजीजी साहब, लोग हमेशा खवातीन को ड्राइविंग करते देखकर ताने देते हैं, लेकिन देख लें दुनिया की पहली ड्राइवर एक खातून ही निकली ना। आपने कार्ल बेंज में जिस बर्था बेंज का जिक्र किया था वो दुनिया की पहली कार ड्राइवर हैं जिन्होंने 100 किलोमीटर फासला तय किया था और इस सफर में वो गाड़ी की मैकेनिक भी खुद ही थी। अजीज साहब, आप तो कहते थे कि तुम्हें कभी गाड़ी चलानी नहीं आएगी। नहीं, मैंने तुम्हारी बात की थी, खवातीन की बात नहीं थी की। सारी खवातीन तो यार है कि नीड़ी चला ही रही हैं हमारी बहनें। हमने तो अभी कल ही बताया था अमेरिका के पुराने कवानीन के हवाले से कि अमेरिका में ऐसा कानून था कि खातून अगर गाड़ी चलाएगी तो उसका खामद गाड़ी के आगे सुर्ख झंडा लेके चलेगा और लोगों को खबरदार करेगा कि आगे पीछे हो जाओ, पीछे मेरी बेगम गड्डी चलान रही। तो हो सकता है कि पहली खातून ड्राइवर के तजुर्बे से डर के ही ये कानून बनाया हो। ऐसे तो वो गाड़ी का जो मौजूद था बेंज, उसकी बेगम जो थी बर्था बेंज, जब पहली ड्राइव मुकम्मल करके वो घर वापस पहुंची थी तो गाड़ी की हालत इतनी बुरी थी कि उसके काफी सारे पार्ट्स दोबारा जोड़ने पड़े थे। बल्कि वो बेचारा बेंज कल्पन लग पिया कि हो रही हूं मैं वाली शह किथे लाई सी, किथे गड्डी मार दी ली। वो भी अगो लड़ पई, कहती मैनू की आना है, रक्शे वाले को वही देने कि किधरों जाना था किधरों नहीं जाना। अच्छा, रक्षा गाड़ी से पहले आ चुका था। सच सॉरी।
ये तो पहली गड्डी की बात हो रही है। और क्या यार, पहली ड्राइवर पहली गाड़ी भाई। आई एम सॉरी। भाई अब तो खवातीन हर शोबे में बहुत आगे जा चुकी हैं, हत्ता के चांद तक पर भी खवातीन अपने झंडे गाड़ी हैं कामयाब। वाह वाह वाह, जिहड़ी चंद ते खवातीन जान गई ना, उन्होंने माई चरखी वाली नाल जरूर लड़ना जे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर आप चाहते हैं कि माशरे में इज्जत का मकाम हासिल करें तो दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दें। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।